हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप एचएससी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको स्कैफोल्डिंग के बारे में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसका आपने कैसे आंसर देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्कैफोल्डिंग की डेफिनेशंस क्या है। स्कैफोल्डिंग एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से आपको एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से आपको वर्क प्लेटफॉर्म दिया जाता है आदमी को काम करने के लिए। या फिर स्कैफोल्डिंग का जो यूज़ है वो सपोर्ट के तौर पर भी किया जाता है, जैसे कि मटेरियल सपोर्ट के लिए उसका यूज़ किया जाता है, प्लांट और इक्विपमेंट के लिए भी सपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स क्या है, यानी कि स्कैफोल्डिंग के पार्ट्स क्या है। तो सबसे पहले आता है बेस प्लेट, फिर आता है सोल प्लेट, फिर है उसका स्टैंडर्ड, फिर है लेजर्स, फिर है ट्रांसोम्स, फिर है ब्रेसिंग्स, फिर है कपलर्स, फिर उसमें आता है वर्किंग प्लेटफॉर्म, टो बोर्ड, गार्ड रेल, मिड रेल, टॉप रेल, लैडर, स्कैफोल्ड प्लैंक, फॉल्स अपराइट, सेल्फ क्लोजिंग ड्रॉप बार एक्सेट्रा। चलिए अब हम बात करते हैं कि ब्रेसिंग के कितने टाइप्स होते हैं। तो ब्रेसिंग के टोटल 4 टाइप होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है क्रॉस ब्रेसिंग, फिर सेकंड आता है नी ब्रेसिंग, फिर थर्ड में आता है स्वे ब्रेसिंग और फोर्थ में आता है प्लेन ब्रेसिंग। चलिए अब देखते हैं कि सेफ्टी नेट कितने प्रकार के होते हैं। तो सेफ्टी नेट टोटल 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहली सेफ्टी नेट मैन को अरेस्ट करने के लिए बनाई जाती है और दूसरी जो सेफ्टी नेट है वो मटेरियल को अरेस्ट करने के लिए बनाई जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैन के लिए जो सेफ्टी नेट प्रोवाइड की जाती है उसका जो होल का डाया होता है वो 100 mm होता है और उसका जो रोप होता है वो 8 mm का होता है। और जो मटेरियल अरेस्ट करने के लिए सेफ्टी नेट का इस्तेमाल करते हैं उस सेफ्टी नेट का होल का जो डाया होता है वो 25 mm होता है और जो आउटलाइन रोप होता है वो 12 mm का होता है। क्या आपको पता है कि जो गिन व्हील होती है उसका प्लेटफॉर्म से कितना डिस्टेंस होता है? तो उसका आंसर है 750 mm। क्या आपको पता है कि जब भी आप स्कैफोल्डिंग बनाते हो उस वक्त जो 2 प्लैंक होती है उन दोनों के बीच में कितनी गैप होना चाहिए? तो उसका आंसर है 50 mm। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपको पता है कि टो बोर्ड का साइज क्या होता है? तो उसका आंसर है 150 mm। क्या आपको पता है कि जो सोल प्लेट होता है उसका साइज क्या होता है? तो सोल प्लेट का साइज होता है 300 बाय 300 बाय 6 mm। क्या आपको पता है कि बेस प्लेट का साइज क्या होता है? तो बेस प्लेट का साइज होता है 150 बाय 150 बाय 6 mm। टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग: इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग, बर्ड केज स्कैफोल्डिंग, कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग, हैंगिंग स्कैफोल्डिंग जिसे सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं, मोबाइल टावर स्कैफोल्डिंग, पैटेंटेड स्कैफोल्डिंग, टेरेस्ट्रियल स्कैफोल्डिंग। कपलिंग होता क्या है? स्कैफोल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट जो है वो कपलिंग होता है। कपलिंग का जो इस्तेमाल है वो एक पाइप से दूसरे पाइप को कनेक्ट करने के लिए या फिर स्ट्रक्चर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ कपलिंग यानी कि क्लैम्प्स कितने होते हैं। तो सबसे पहला है सिंगल कपलर यानी कि पुट लॉक कपलर, फिर उसके बाद है प्लैंक कपलर जिसे जाली क्लैम्प भी कहा जाता है और साथ ही साथ उसको BRC भी कहा जाता है। BRC यानी कि बोर्ड रिटेंशन कपलर। फिर उसके बाद है डबल कपलर जिसे राइट एंगल कपलर भी कहा जाता है, यानी कि जिसे फिक्स क्लैम्प भी कहते हैं। फिर उसके बाद है स्विवेल कपलर यानी कि जिसे चालू क्लैम्प भी कहते हैं। फिर उसके बाद है ग्रेडर कपलर जिसे बीम क्लैम्प भी कहा जाता है। फिर उसके बाद है लैडर कपलर। फिर उसके बाद स्लीव कपलर जिसे हम बॉक्स क्लैम्प भी कहते हैं। और फिर उसके बाद आता है जॉइंट पिन। चलिए देखते हैं कि स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी के वक्त हमें कौन से हजार्ड का सामना करना पड़ता है और उसमें क्या हजार्ड होते हैं। तो सबसे पहले है फॉल्स फ्रॉम एलिवेशन, एलिवेशन से गिरने का खतरा, स्ट्रक बाय इलेक्ट्रोक्यूशंस। थर्ड है स्कैफोल्ड कोलैप्स, पूरी की पूरी स्कैफोल्ड जो है वो कोलैप्स हो सकती है। बैड प्लैंकिंग यानी कि जो प्लैंक से अगर आपने बराबर अगर नहीं रखे हैं तो भी वो एक हजार्ड है। फिर है फॉलिंग ऑफ मटेरियल, कोई भी जो चीज़ है स्कैफोल्डिंग के ऊपर से नीचे गिर सकती है। फॉलिंग ऑफ टूल्स, कोई भी लूज मटेरियल या फिर टूल्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो भी टूल्स ऊपर से नीचे गिरने का खतरा है।
लूज सॉइल, अगर सॉइल लूज है उसके ऊपर अगर आप स्कैफोल्ड बना रहे हो तब भी वो स्कैफोल्ड गिरने का खतरा है, यानी कि लूज सॉइल जो है वो एक हजार्ड है। एक्सकैवेशन नियर द स्कैफोल्ड, यानी कि जहाँ पर भी स्कैफोल्ड खड़ी की गई है उसके नज़दीक अगर मान लो कोई एक्सकैवेशन होता है तब उस एक्सकैवेशन से वो स्कैफोल्ड गिरने का खतरा है, यानी कि एक्सकैवेशन नियर द स्कैफोल्ड ये एक हजार्ड है। इनकॉम्पिटेंट स्कैफोल्डर, यानी कि जो स्कैफोल्डर नहीं है, जिसको उस काम के बारे में जानकारी नहीं है, उसके अलावा अगर मान लो दूसरा कोई पर्सन स्कैफोल्डिंग का काम करता है जिसके पास उसकी कॉम्पिटेंसी नहीं है, वो भी एक खतरा है, यानी कि इनकॉम्पिटेंट स्कैफोल्डर। तो चलिए देखते हैं कि स्कैफोल्डिंग के वक्त कौन से प्रिकॉशंस लेने की आपको ज़रूरत है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटेक्शंस फ्रॉम फॉल्स, यानी कि गिरने से बचने के लिए आपको क्या करना है। तो गिरने से बचने के लिए आपको सबसे पहले गार्डरेल लगानी है। तो गार्डरेल में क्या क्या आता है, तो टू बोर्ड्स आते हैं, मिड रेल आते हैं, टॉप रेल आते हैं। इस प्रकार आपको गार्डरेल करना है ताकि कोई भी पर्सन को ऊपर से नीचे गिरने से आप बचा सको। और सेकंड आता है पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, उसमें आता है एंकरेज, यानी कि आप जहां पर काम कर रहे हो उसका एंकरिंग पॉइंट सही होना चाहिए। जो भी आप जहां पर भी स्कैफोल्डिंग का काम कर रहे हो उसके लिए प्रॉपर लाइफलाइन होनी चाहिए ताकि आप अपना फुल बॉडी हार्नेस उसमें हैंग कर सको। अब देखते हैं कि स्कैफोल्डिंग सिस्टम में कौन से टैग का इस्तेमाल होता है और हर टैग का क्या मीनिंग है। तो स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी के वक्त टोटल 3 टैग का इस्तेमाल होता है। एक है ग्रीन, दूसरा है येलो और तीसरा है रेड। ग्रीन टैग का ये मीनिंग होता है कि सेफ फॉर यूज़, यानी कि जो भी स्कैफोल्ड को ग्रीन टैग लगा हुआ है वो स्कैफोल्ड सेफ है और वो काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है येलो। येलो टैग का मीनिंग ये होता है कि उस स्कैफोल्ड में कुछ मॉडिफिकेशन करना है और उस येलो टैग में केवल स्कैफोल्डर पर्सन्स ही काम कर सकते हैं जो कॉम्पिटेंट पर्सन्स हैं। और थर्ड वन है रेड टैग। रेड टैग यानी कि कोई भी स्कैफोल्ड इरेक्शन करने से पहले हमें रेड टैग पुटअप करना पड़ता है ताकि जो भी ऑथराइज पर्सन है, कॉम्पिटेंट पर्सन है, जो भी स्कैफोल्डर है वही उसके ऊपर काम कर सके जब तक स्कैफोल्ड कंप्लीट नहीं हो जाती। उसके अलावा दूसरा कोई भी पर्सन उस स्कैफोल्ड के ऊपर काम नहीं कर सकता। चलिए अब जानते हैं कि स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन किस प्रकार किया जाता है और उसमें क्या क्या पॉइंट्स जो है वो आपको चेक करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो भी स्कैफोल्ड जहां पर बनाई है उसका ग्राउंड लेवल किस कंडीशंस का है वो आपको चेक करना है और इंश्योर करना है कि उसका जो ग्राउंड लेवल है वो सॉलिड फर्म होना चाहिए और प्रॉपरली लेवल कंडीशंस में होना चाहिए। फिर सेकंड आपको चेक करना है उसका सोल प्लेट, यानी कि इंस्पेक्शन के दौरान आपको देखना है कि उसका सोल प्लेट क्या है। सोल प्लेट का एक स्टैंडर्ड साइज आता है, वो होता है 300 बाय 300 बाय 6 mm, यानी कि उसका लेंथ जो है वो 300 mm का होता है, विड्थ जो है वो 300 mm का होता है और हाइट जो है वो 6 mm की होती है। तो ये जो है ये सोल प्लेट का स्टैंडर्ड साइज होता है, उस प्रकार आपको उसको चेक करना है। फिर आपको देखना है कि उसका जो बेस प्लेट है उसको आपको चेक करना है। उसमें भी आपको ये चेक करना है कि वो जो बेस प्लेट है वो डायरेक्ट जमीन पर नहीं होना चाहिए, वो सोल प्लेट के ऊपर होना चाहिए और उस बेस प्लेट का जो साइज है वो 150 बाय 150 बाय 6 mm का होना चाहिए, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो 150 mm होना चाहिए, विड्थ जो है वो 150 होना चाहिए और उसकी जो हाइट है वो 6 mm होना चाहिए। फिर आपको चेक करना है कि उसका जो स्टैंडर्ड है वो अच्छी कंडीशंस में है कि नहीं है और वो जो स्टैंडर्ड्स है वो लेवल है कि नहीं है वो भी आपको चेक करना है। फिर आपको देखना है कि जो भी लेजर्स वहाँ पर लगाए गए हैं वो प्रॉपरली क्लैंप है कि नहीं है वो भी आपको देखना है। फिर आपको देखना है कि जो भी ट्रांसोम्स वहाँ पर यूज़ किए गए हैं वो जो ट्रांसोम्स है वो अच्छी कंडीशंस में है और वो प्रॉपरली जो है वो उसको टाइट किया गया है। फिर आपको देखना है कि जो भी कपलर्स वहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं वो कहीं पर लूज तो नहीं है, वो भी आपको देखना है और इंश्योर करना है कि वो जो सारे कपलर्स है वो टाइट किए गए हैं। फिर आपको देखना है कि जो भी प्लैंक्स वहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं वर्किंग प्लेटफॉर्म के लिए, यानी कि जिसे हम बोर्ड भी कहते हैं, तो वो अच्छी कंडीशंस में है और वो जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है वो टोटली कवर किया गया है और वो जो प्लैंक्स है उनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होनी चाहिए ताकि उसमें से कोई भी जो टूल्स है वो नीचे गिर ना सके। फिर उसके बाद आपको इंस्पेक्ट करना है टू बोर्ड को, यानी कि उस वर्किंग प्लेटफॉर्म में टू बोर्ड अवेलेबल है क्या वो आपको इंश्योर करना है और वो जो टू बोर्ड है उसका जो हाइट है वो 6 इंच होना चाहिए, यानी कि 150 mm उसका हाइट होना चाहिए।
फिर उसके बाद आपको देखना है कि जो भी गार्ड रेल्स वहां पर लगाए गए हैं, जो स्टैंडर्ड उसकी हाइट है वो मेंटेन की गई है। गार्ड रेल को टॉप रेल भी कहते हैं और टॉप रेल की जो हाइट है वो होती है 950 mm से लेकर 1200 mm तक। तो वो जो हाइट है वो वहां पर मेंटेन है कि नहीं है वो आपको चेक करना है। फिर आपको इंस्पेक्ट करना है मिड रेल का, यानी कि जो मिड रेल है वो 450 से लेकर 600 mm तक उसकी हाइट मेंटेन की गई है कि नहीं है, वो भी आपको उसमें चेक करना है। फिर उसके बाद आपको इंस्पेक्ट करना है लैडर का, और आपको उसमें चेक करना है कि वो जो लैडर है वो 75 डिग्री में मेंटेन किया है कि नहीं किया, वो आपको चेक करना है। साथ ही में आपको देखना है कि उसका जो रेशो है वो 4:1 है कि नहीं है। फिर उसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है कि लैडर का जहाँ पर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है उससे उसकी जो हाइट है वो मिनिमम 1 मीटर अप होना चाहिए, और मिनिमम उसमें 3 रंग्स होना चाहिए, ताकि जब भी उसका इस्तेमाल आप करो तो ऊपर से जब कोई भी पर्सन नीचे आए या फिर नीचे से कोई भी पर्सन अगर ऊपर जाए तो वो इजीली उस लैडर का इस्तेमाल करे और वो सेफली उस प्लेटफॉर्म पर रीच हो सके। तो ये जो सारे पॉइंट्स जो है जो हमने यहाँ पर देखे हैं वो अगर अच्छे से इंस्टॉल किया गया है तभी वहाँ पर ग्रीन टैग लगेगा, और ये जो ग्रीन टैग है ये स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर के द्वारा ही दिया जाता है, और वही एक ऑथराइज पर्सन है जो इस स्कैफोल्डिंग को चेक करेगा और फिर उसके अनुसार वहाँ पर टैग पुटअप करेगा, यानी कि उसे स्टेटस ऑफ टैग कहते हैं। आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर के अलावा कोई भी एम्प्लॉय उस स्कैफोल्डिंग में टैग डालने के लिए ऑथराइज नहीं होता है। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो भी स्कैफोल्ड है उसका हम सेफ वर्किंग लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्कैफोल्ड का जब भी हमें सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करना है तो उसका एक फार्मूला होता है। तो उसका फार्मूला कुछ इस प्रकार है, डेड लोड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय लाइव लोड, यानी कि जो भी लाइव लोड है उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई बाय करना है और फिर उसमें ऐड करना है डेड लोड। तो चलिए जानते हैं कि ये डेड लोड होता क्या है और ये लाइव लोड होता क्या है। अब डेड लोड में क्या होता है कि जो स्कैफोल्ड के जो कंपोनेंट्स है उसका जो वेट है प्लस जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसका जो वेट है, इन दोनों का वेट जब ऐड किया जाता है तो उसे डेड लोड कहते हैं। और लाइव लोड किसे कहते हैं कि जो वर्कर्स है वहां पर काम कर रहा उसका वेट कितना है, फिर उस पर कौन सा मटेरियल रखा हुआ है और उसका वेट कितना है, और फिर उसके बाद वो स्कैफोल्ड के ऊपर जो भी टूल्स रहेंगे उसका भी आपको वेट पता होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें आपको पता हो जाएगी तब आप लाइव लोड इजीली निकाल सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं एक स्कैफोल्ड का एग्जाम्पल और देखते हैं कि उसका सेफ वर्किंग लोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने ये जो स्कैफोल्ड है इसका जो डेड लोड है वो है 200 kg, यानी कि वो डेड लोड कैसे आया, तो उसमें जो स्कैफोल्ड के कंपोनेंट्स है उसका उसमें वेट हो गया और वो जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसका उसमें वेट हो गया। अब ये दोनों का वेट हमने कैलकुलेट किया और वो हो गया 200 kg, यानी कि अपना डेड लोड कितना हो गया 200 kg। अब कंसीडर करते हैं कि इसका लाइव लोड कितना है। मान लीजिए कि ये जो स्कैफोल्ड है इसके ऊपर 2 वर्कर काम कर रहे हैं। एक वर्कर का जो वेट है वो है 70 kg और दूसरे वर्कर का जो वेट है वो है 60 kg, और मटेरियल जो है वो है 2000 kg और वहां पर जो टूल्स है वो है 200 kg। अभी हमें पता चल गया कि हमारा डेड लोड क्या है और लाइव लोड क्या है। लाइव लोड जो है हमने कंसीडर किया इसमें कि 2 वर्कर है, उसका जो है हमने वेट कैलकुलेट किया, फिर मटेरियल का वेट कैलकुलेट किया और फिर टूल्स का वेट कैलकुलेट किया। तो चलिए अब जो ये सारे वेट्स है ये हम फार्मूला में पुटअप करते हैं और देखते हैं कि ये स्कैफोल्डिंग का सेफ वर्किंग लोड कितना आता है। तो सबसे पहले हमारा जो फार्मूला है वो है डेड लोड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय लाइव लोड। तो यहाँ पर डेड लोड हमने कितना लिया है 200 kg, तो 200 kg प्लस ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई बाय लाइव लोड आएगा। तो यहाँ पर लाइव लोड हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें ये जो वर्कर्स काम कर रहे हैं इनका हमें वेट लिखना पड़ेगा, यानी कि 70 kg प्लस 60 kg प्लस 200 kg प्लस 2000 kg, तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 9520। तो 9520 जो है वो केजी में रहेगा, यानी कि वो जो स्कैफोल्ड है उसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी 9520 केजी है। चलिए अब इस केजी को हम टन में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो केजी है जो 9520 केजी है इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 9.52, यानी कि 9.52 टन उस स्कैफोल्डिंग का सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी है। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि स्कैफोल्डिंग को कौन इरेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए आपको सिंपली आंसर देना है कि सर्टिफाइड जो स्कैफोल्ड होते हैं वही ऑथराइज होते हैं स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट करने के लिए।
फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि स्कैफोल्डिंग के जो भी कंपोनेंट्स है जिसका इस्तेमाल स्कैफोल्डिंग को इरेक्शन करने के लिए किया जाता है उसका इंस्पेक्शन कौन करता है। तो उसके लिए आपको सिंपली यह आंसर देना है कि सर कॉम्पिटेंट और जो सर्टिफाइड स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर या फिर इंस्पेक्टर होता है वही उस कंपोनेंट का इंस्पेक्शन कर सकता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि स्कैफोल्डिंग टैग को कौन लगा सकता है। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर स्कैफोल्डिंग टैग जो है वो कॉम्पिटेंट पर्सन्स यानी कि स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर या फिर स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर के द्वारा ही लगाया जाता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि स्कैफोल्डिंग टैग के ऊपर कौन सी जो डिटेल्स है वो दी रहती है। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर स्कैफोल्डिंग टैग के ऊपर लोकेशन, मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी, डेट ऑफ इरेक्शन, इंस्पेक्शन डेट, टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग, फोरमैन का नाम, उसका सिग्नेचर, ये सारी डिटेल्स उस स्कैफोल्डिंग टैग के ऊपर होती है। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंडीशन में स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन आप नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर एक्सट्रीम अगर वेदर हो जैसे कि स्ट्रांग विंड हो या फिर रेन हो उस कंडीशन में स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन नहीं करना है। ग्राउंड अगर स्टेबल ना हो उस कंडीशन में भी स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन नहीं करना है। लाइव इलेक्ट्रिकल लाइन से अगर सेफ क्लियरेंस ना हो तब भी स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट नहीं करना है। परमिट अगर अवेलेबल ना हो उस कंडीशन में भी स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट नहीं करना है। सर्टिफाइड स्कैफोल्ड या फिर सुपरवाइजर वहां पर अवेलेबल ना हो तो उस कंडीशन में भी स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर जो स्कैफोल्डिंग जो एडजेसेंट प्लैंक्स होती है यानी कि दो एडजेसेंट जो प्लैंक्स होती हैं उसमें मिनिमम ओवरलैपिंग कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर उसमें 12 इंच से कम ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि गार्डरेल सिस्टम यानी कि क्या होता है। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर गार्डरेल सिस्टम यानी कि ये एक बैरियर होता है जिसमें टॉप रेल, मिड रेल, टो गार्ड और वर्टिकल अपराइड होते हैं जो प्रिवेंट करता है स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आदमी को नीचे गिरने से या फिर मटेरियल को नीचे गिरने से। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टू बोर्ड यानी कि क्या होता है। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर टू बोर्ड यानी कि ऐसा बैरियर होता है जो प्लेटफॉर्म के साइड्स को सिक्योर करता है और उस प्लेटफॉर्म को वो गार्ड के जरिए सिक्योर करता है और वो जो गार्ड है वो मटेरियल फॉल होने से, टूल्स को फॉल होने से या फिर अदर जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको फॉल होने से बचाता है। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि टू बोर्ड की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए सिंपली आपको यह आंसर देना है होनी चाहिए। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म से टॉप रेल जो है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको सिंपली आंसर देना है कि सर टॉप रेल की जो हाइट है वो प्लेटफॉर्म से 38 से लेकर 45 इंचेस तक होनी चाहिए। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि स्कैफोल्ड के ऊपर जो एक्सेस के लिए लैडर प्रोवाइड की जाती है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म जो है उसकी अगर हाइट 2 फीट से ऊपर है या फिर कम है लेकिन वहां पर पॉइंट ऑफ एक्सेस नहीं है तो उस कंडीशन में एक्सेस प्रोवाइड कराना है। और जब हम एक्सेस के लिए लैडर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें देखना होता है कि उस लैडर में बॉटम का जो रंग है उसकी जो हाइट है वो 24 इंच के ऊपर नहीं होनी चाहिए। लैडर को जो है वो आपको करेक्ट एंगल में प्लेस करना है जैसे कि 75 डिग्री उसका जो एंगल है। लैडर को आपको दोनों साइड से टाई करना है लेकिन उसके रंग के साथ उसको टाई नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि जो लैडर है वो 1 मीटर सेफ डिस्टेंस में एक्सटेंड होनी चाहिए लैंडिंग स्टेज से या फिर लैंडिंग प्लेटफॉर्म से। फिर उसके बाद आपको देखना है कि लैडर में कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए या फिर वो जो लैडर है वो पेंटेड नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद लैडर के जो भी एक्सेस है उसमें टैग होना चाहिए। तो ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स है ये आपको उनको बताना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से सर्कमस्टेंसेस में फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर हाइट अगर 1.8 मीटर से ज़्यादा हो और वहाँ पर अगर गिरने का खतरा हो तो वहाँ पर एज अ अरेस्टर करके फॉल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वॉकवे की मिनिमम वेट कितनी होनी चाहिए।
तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर वॉक के लिए जो मिनिमम विड्थ है वो 18 इंचेस की होनी चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जब भी आप HSC इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पर स्कैफोल्डिंग के बारे में आपको कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसका आपने आंसर कैसे देना चाहिए।